हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग संविधान की अनुसूचियों को देखेंगे। ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की आशंका बनी रहती है। ये छोटा है और यहाँ से स्कोरिंग ये चैप्टर है, इसलिए इसको हमेशा आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा संविधान के भाग है, चाहे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है या संविधान के महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं, उसको हमेशा आप लोग ध्यान पे रखेंगे, टिक पे रखेंगे, ताकि एग्जाम में आपको हमेशा फ़ायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारे, जैसे आप पता है कि संविधान की अनुसूची है। इसमें जब संविधान बन के रेडी हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थे। जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, यानी ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 शेड्यूल था, 8 अनुसूचियाँ थी। धीरे धीरे समय के साथ इसमें ऐड हुआ। सबसे पहले 9th आया, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th आया, ठीक है। तो इसमें 4 अनुसूची जोड़ी गई है अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो पहला अनुसूची क्या है? तो पहला अनुसूची हो, चाहे पहला भाग हो, चाहे पहला अनुच्छेद हो, इसमें हमेशा राज्य और यूटी और केंद्र सरकार के बारे में, मतलब केंद्र के बारे में, पूरा मतलब ओवरऑल इंडिया के बारे में मेंशन किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे लिखा है क्या है, नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यानी राज्यों के नाम है और उनके क्षेत्रीय प्रदेश है, कहाँ कहाँ कौन सा राज्य का विस्तार है। उसी तरह संघ शासित प्रदेश है, यानी यूटी के बारे में बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात हो रही है, उसका नाम रहेगा और उसका क्षेत्र रहेगा। यानी यूटी और स्टेट का नाम है और उसका टेरिटोरियल जुडिक्शन है, पहला अनुसूची में। उसी तरह दूसरा अनुसूची में क्या है? तो दूसरा अनुसूची में वेतन और भत्ता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पद है उसके बारे में बताया गया। उसमें 9 टाइप के 9 पॉइंट दिया गया है, उसको भी आप लोग टेक्निक से याद करने की कोशिश करेंगे। फिर से तीसरा है शपथ है, फिर चौथा है राज्यसभा में जो सदस्य है वो कौन से स्टेट से कितना आएंगे उसके बारे में बताया गया है। तो पहला अनुसूची ये है, सिंपल सा है। सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड में क्या है? वेतन और भत्ता से रिलेटेड है। इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं। देखते हैं कौन सा सेंटर का है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंटर से हैं, ठीक ना, पूरे और ओवर इंडिया का है। लेकिन उसी का अगर देखा जाए, ये क्या होते हैं, पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। उसी तरह पूरे स्टेट का जो एक स्टेट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? गवर्नर होता है, ठीक है। यानी दोनों एक तरह से देखा जाए तो समतुल्य है अपने अपने फील्ड में। फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है किसका? लोकसभा का, ठीक है। इसी तरह देखेंगे तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होता है, ठीक है। उसी तरह चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन किसका है? राज्यसभा का है। तो और राज्यसभा के अगर समतुल्य स्टेट में देखा जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती, अभी देखा जाए तो 6 स्टेट में है, ठीक ना। तो ये एक चारों के हाल एक दूसरे से कोरिलेट है। दो देखा जाएगा तो सेंट्रल लेवल पे है, जो ऑल इंडिया लेवल पे है, ठीक है। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसी तरह इसमें है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी एमएलए और एमएलसी के बारे में बात हो रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बारे में बताया गया है, और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये एक दूसरे का समतुल्य हो गया। फिर सीएजी, जिसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोला जाता है, कैग जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फेमस कैग के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 148 में इनका मेंशन है। इसी को यहाँ हिंदी में कर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के समतुल्य राज्यपाल होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति है, लोकसभा का स्पीकर होते हैं, और यहाँ पे सभापति और उपसभापति होते हैं। तो लोकसभा के समतुल्य विधानसभा होता है, तो उसका अध्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसी तरह राज्यसभा के कौन सा होते हैं? विधान परिषद होते हैं, तो वहाँ पे सभापति और उपसभापति। यहाँ से 6 पॉइंट हो गया। सातवां में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सातवां और आठवां है, ठीक है। ये एक दूसरे का समतुल्य है। फिर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, यानी कैग के बारे में बात हो रही है। कैग सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर एक ही काम करती है, ठीक ना। ये 9 पॉइंट है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये क्या है? वेतन और भत्ता के बारे में, जो विशेषाधिकार है चाहे जो भी है उसके बारे में। तीसरा क्या है? शपथ से रिलेटेड है, शपथ या और भी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें भी 9 पॉइंट है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें ना राष्ट्रपति है, ना गवर्नर है, ना ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है जो उसमें था। कॉमन क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज रहेंगे और सीएजी रहेंगे, बाकी चेंज है इसमें। तो ये एक यूनियन मिनिस्ट्री होता है, ठीक है। फिर द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, जैसे मान लीजिए, जैसे याद रखें, अगर आप मिनिस्टर बनते हैं, यूनियन मिनिस्टर केंद्र लेवल पे, तो आप या तो मतलब कि पार्लियामेंट के मेंबर होना पड़ेगा, या रहेंगे ना तो होना पड़ेगा। और जब मेंबर बनते हैं तो आपको शपथ भी लेना पड़ता है। ये 3 गो इसमें आ जाता है। या तो आप मेंबर रहेंगे पार्लियामेंट का, या चुनाव लड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो नामांकन दाखिल करेंगे, जब नामांकन दाखिल करेंगे तो उस समय शपथ लेना पड़ता है। और जब आप मिनिस्टर बन जाते हैं तब
शपथ, यानी एक बार जब मिनिस्टर बनता है आदमी तो जनरली 3 बार शपथ लेता है। फिर ये सेंट्रल लेवल पे है तो इसी तरह स्टेट लेवल पे आ जाएगा। और हाई जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। और सीएजी आपको बताया जा चुका है, केंद्र और राज्य लेवल पर दोनों पे एक ही काम करते हैं, ठीक ना। ये हुआ कितना, 5 हो गया। और इसका 3 का रेसिप्रोकल यहाँ पे कर देंगे, मतलब कि समतुल्य जो होगा इसमें आ जाएगा। कौन सा है, तो स्टेट मिनिस्टर, यानी राज्य में अगर मंत्री बन रहे हैं, ठीक है, और उसी तरह कैंडिडेट बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट के कैंडिडेट बन रहे हैं तो शपथ लेंगे, उसी तरह अगर लेजिस्लेचर का बन रहे हैं कैंडिडेट, यानी विधानमंडल के लिए, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, उसका अगर कैंडिडेट बन रहे हैं तो आपको भी शपथ लेना पड़ेगा उस समय भी, और मिनिस्टर बनते हैं तब पर भी। और अगर मेंबर बन जा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी विधानमंडल के अगर सदस्य बन जा रहे हैं तब पर भी आपको लेना पड़ेगा शपथ, ठीक है। 3 बार केंद्र, अगर 3 आ रहा है केंद्र की तरफ से और 3 आ जा रहा है, ये 3 पार्लियामेंट के लेवल पे, और यहाँ से 1 और यहाँ से 2, ये स्टेट लेजिस्लेचर के लेवल पे आ जा रहा है। फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक जज का एक दोनों में कॉमन है, और एक हाई कोर्ट के जज। तो इस तरह से यहाँ 9 पॉइंट हुआ, 9 मतलब कि एक तरह से पद बोलेंगे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा में है, सेकेंड और दूसरा और तीसरा ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चौथा में आते हैं। चौथा में क्या है, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य के चुनाव कैसे होता है, विधायक लोग करते हैं, यानी एमएलए लोग करते हैं, ठीक है। हर स्टेट में एमएलए को कुछ वो रहता है, जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे यूपी है, सॉरी यूपी है तो यहाँ पे 31 है राज्यसभा का, बिहार है तो यहाँ पे 16 है राज्यसभा के मेंबर, ठीक है ना। तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ कोटा होता है राज्यसभा का, तो वहीं बताया गया है किस स्टेट से कितना रहेगा, ठीक ना। और इनका इलेक्शन कौन करता है, एमएलए करता है। अगर आप लोकसभा के मेंबर बन रहे हैं तो आपका जो मतदान करने वाले लोग होंगे जो, तो वो कौन होगा, आम पब्लिक होगा, ठीक ना। यहाँ पे जो पब्लिक है 18+ है वो आपको वोट करेंगे। लेकिन अगर आप राज्यसभा के मेंबर बन रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर बन रहे हैं तो आपको वोट कौन करेगा, एमएलए करेंगे स्टेट के, ठीक ना। इनका टेन्योर क्या होता है, 5 साल का होता है, इनका टेन्योर 6 साल का होता है। इनका 5 साल पर जनरली चुनाव होता है और इनका 6 साल पे होता है, और लेकिन 2 साल पे एक एक तिहाई आते रहते, चेंज होते रहते हैं, इस तरह से सिस्टम होता है। आगे देखेंगे जब इनका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है, कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र होंगे उसको प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाए उसके बारे में बताया गया है। ये फिफ्थ क्या है, ऑल इंडिया पर लेवल पे है, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। सिक्स इसी से मिलता जुलता है, लेकिन क्या है, ये स्पेशल 4 स्टेट पे फोकस करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसको अगर आप मैप के थ्रू अगर मतलब याद रखने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप इंडिया का ऐसे मैप बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट का, तो इस तरह से कुछ मैप बनता है। तो इसमें यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपका रहेगा मेघालय, मेघालय को इस तरह से बॉर्डर करता है असम, फिर इधर त्रिपुरा और इधर मिजोरम, ठीक है। यहाँ 4 स्टेट आ रहा है, मतलब कि असम को अगर ऐसे दिखाएंगे, ये असम है, यहाँ छोटा सा मेघालय आता है, ये पूरा असम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट की इसमें आया है, ठीक है। मैप के थ्रू आप याद कर सकते हैं। क्या होता है, चीज़ों को अगर कोरिलेट करते हैं तो याद करना आसान होता है। तो 6 शेड्यूल में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दोनों है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ जनजाति क्षेत्र यानी ट्राइबल एरिया के बारे में है। ट्राइबल एरिया को कैसे, मतलब कि उसको प्रशासन में वो किया जाए उसके बारे में है, ठीक है। 7 शेड्यूल में क्या है, 7 शेड्यूल में सूचियों के बारे में बताया गया है, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, 3 लिस्ट है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में वो होता है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची वो होता है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची है जिसमें दोनों बनाएंगे। अगर दोनों के बीच में अगर आपस में कुछ विवाद होता है तो संघ सरकार होगी, यानी केंद्र सरकार होगी, उसका ज़्यादा मत का वैल्यू होगा, मतलब उसका बात को मानी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैटर आ रहा है जो तीनों में से नहीं है, इसमें से किसी में भी नहीं है, तो वो किस में आती है, अवशिष्ट शक्ति के अंदर चली जाती है, अवशिष्ट मैटर मैटर हो जाता है वो, और वो चली जाती है संघ के मतलब सरकार के अंदर, यानी केंद्र सरकार के पास चली जाती है। उस पर कोई भी कानून बनाएगा, जैसे कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें इसमें मेंशन नहीं किया गया है, ताज़ा मुद्दा आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्पेस से रिलेटेड आ गया, चाहे डिजिटल जो थेफ्ट है, तो इस टाइप से कुछ आ गया, क्रिप्टो करेंसी जैसा, इस टाइप से, तो उसको कौन हैंडल करेगा, तो उसको केंद्र सरकार हैंडल करेगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 3 सूची के मेंशन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, इस बात को आप पहले भी बताया जा चुका है। तो संघ सूची में पहले 97 को मैटर था,
अब कितना है 98 मैटर है, 100 हुआ था फिर 98 दिखाया जा रहा है, अब लेटेस्ट बुक में 98 हो गया, ठीक है। मतलब अगर नंबर वाइज देखा जाए तो 97 ही है, लेकिन इसको काउंट करिएगा जैसे ए बी सी डी ऐड हो जाता है ना, जैसे अनुच्छेद में हो गया है, भाग में हो गया है, इस तरह से ऐड करके देखिएगा तो 98 हो जाएगा। उसी तरह राज सूची में कितना था, 66 था, अब इसको 59 कर दिया गया है, ठीक है ना, पहले 66 हुआ था फिर 59 है। समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब 52 है, ठीक है। ये है लिस्ट। 7 अनुसूची में क्या है, लिस्ट के बारे में बात की गई है। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये मैटर बता दिया है कितना कितना किस में है। अब 8वां अनुसूची क्या है, 8वां अनुसूची भाषा के बारे में है, संविधान द्वारा कुछ जैसे मान्यता प्राप्त भाषाएं उसके बारे में है। शुरू में संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी, ठीक है, अब लेकिन 22 हो गया है। 14 थी तो पहले एक ऐड हुआ, जैसे मान लो शुरू में कितना था 14 था, फिर उसमें एक ऐड किया गया, फिर 3 ऐड किया गया, फिर 4 ऐड किया गया। ये समय समय पे इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। अब टोटल कितनी भाषा है, 22 है। 14 में एक ऐड हुआ तो 15 हुआ, 15 में फिर 3 ऐड हुआ तो 18 हुआ, 18 में फिर 4 ऐड हुआ तो 22 हो गया, ठीक है। कौन कौन ऐड किया गया है, एक तो आपको ऐड किया गया सिंधी, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। कब हुआ था ये, 67 यानी 1967 में हुआ था। फिर उसके बाद कब ऐड किया गया, तो ये ऐड किया गया था 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में ऐड किया गया। कौन कौन भाषा था, तो उसमें कोंकणी था, मणिपुरी था और नेपाली था। नेपाली ध्यान रखेंगे एक ऐसी भाषा है जो फॉरेन कंट्री के है, नहीं दूसरी कंट्री के है, ठीक है। ये क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इसका सिक्किम उकिम में दार्जिलिंग में इसका ज़्यादा बोलचाल में इस्तेमाल होता है, उधर ज़्यादा पकड़ है नेपाली लोग का, नेपाली भाषा का, ठीक, नेपाली लोगों ने। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये कब ऐड हुआ है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। उसके बाद 4 भाषा ऐड किया गया 2003 में, 92 संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन सा है, तो BDMS याद रख सकते हैं, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली, ठीक है। मैथिली बिहार का भाषा है, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये कब ऐड किया गया था, 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ऐड किया गया। तो 4 ऐड हुआ 2003 में, 3 ऐड हुआ 1992 में और एक ऐड हुआ था 1967 में ऐड हुआ था, ठीक है। इस तरह से 14 के बाद बाकी जो उसमें 8 भाषाएं ऐड की गई है, 4 3 7 1 8 भाषा, ठीक है, इसको ऐड की गई है। ओरिजिनल रूप से इसमें 14 था, और 14 को याद करना है तो याद करने का टेक्निक बहुत आसान है कि कैसे हम 14, आप ना क्या करना है कि सारा भाषा आप याद रख सकते हैं, 22 भाषा कौन कौन सा है। पहले क्या करिए कि जो लास्ट में ऐड किया गया है उसको याद कर लीजिए, 8 को, वो याद हो जाएगा। फिर आप इंडिया का मैप खोलिए और इंडिया का मैप खुल जाइए। जैसे गुजरात से एक आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र से मराठी आ जाएगा, गुजरात से गुजराती आ जाएगा, कर्नाटक से कन्नड़ आ जाएगा, केरल से मलयालम आ जाएगा, तमिलनाडु से तमिल आ जाएगा, आंध्र प्रदेश से तेलुगु आ जाएगा, उड़ीसा से उड़िया आ जाएगा, वेस्ट बंगाल से बंगाली आ जाएगा और असम से असमी आ जाएगा। इसको काउंट करिएगा तो 9 आएगा। फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ले लीजिए और पंजाब से पंजाबी ले लीजिए, तो 2 और आ गया 11। यानी आपका ओरिजिनल भाषा जो था 14, उसमें से आप 11 मैप पे काउंट कर लिए। 3 जो होती है कि उसका कोई स्टेट बाउंड्री नहीं होता है, जिसमें एक हिंदी होती है और एक संस्कृत होती है और एक उर्दू होती है, ठीक है। ये 3 भाषा है, ये सदाबहार भाषा कह सकते हैं, किसी स्टेट में नहीं है। तो 11 और 3 कितना हो गया, 14। ओरिजिनल कितना भाषा था, 14 था, तो 14 आप याद कर लिए। बाद में जो ऐड हुआ आपको याद ही है कि एक सिंधी ऐड हुआ, फिर मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी ऐड हुआ, फिर BDMS बोडो, डोगरी और मैथिली और सैंथाली ऐड हुआ, ठीक है। तो ये 22 का 22 भाषा आपको याद हो गया, 14 और फिर 8 8 22, ठीक है। यही इसमें था कि ये बताया गया है। और एक बार और इसमें संविधान संशोधन किया गया है, उड़िया पहले था उड़िया, उसको उड़िया कर दिया गया है, उड़िया। ये 96 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, 2011 में किया गया है। मतलब इसी को स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस कर दिया गया है, जैसे अभी चल रहा था कुछ समय पहले केरल को केरलम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको चेंज किया गया थोड़ा सा। बाकी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में 4 बार संशोधन किया गया है, लेकिन 3 बार इसमें जो संशोधन हुआ है उसमें भाषा को ऐड किया गया है, और एक बार एक भाषा का नाम को थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें ध्यान रखने वाले ही इंग्लिश नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा इंग्लिश, इंग्लिश ज़्यादा फेमस है तो इंग्लिश दे सकता है, तो आप ध्यान रखें इंग्लिश इसमें नहीं है। अब 9 अनुसूची के बारे में, 9 शेड्यूल में इसमें क्या है कि जब शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भूमि का बंटवारा एक समान नहीं था, तब भूमि सुधार के लिए किया जा रहा था। उसी में आप देखे होंगे कि विनोबा भावे जो भू सुधार आंदोलन लाए थे, तो और भी सरकार भी सोच रही थी कि इसको अपने अपने स्टेट में किया जाए, भूमि जो बंटवारा है एक समान किया जाए। तो इसमें क्योंकि शुरू में क्या था कि ये जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, तो बार बार कोर्ट में आ जा रहा था मैटर, तो
सब कुछ डिले हो जा रहा था, तो नहीं हो पा रहा था। तो सरकार ने क्या कि कोर्ट से बचने के लिए कि जितने भी भूमि सुधार मैटर है एक जगह करने के लिए 9 शेड्यूल लाया गया है कि इसमें आप कोर्ट इस पे नज़र नहीं करेंगे, मतलब कोर्ट जुडिशियल रिव्यू से या कोर्ट के रिव्यू से ये बाहर रहने के लिए कि इसमें कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगी। जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू आएगा, ज़मीन से रिलेटेड, इसको करने के लिए 9 शेड्यूल को लाया गया। ये कब लाया गया था? तो पहला बार जब संविधान को संशोधन किया गया इसी के दौरान लाया गया था, 51 में हुआ था। भू सुधार और जमींदारी प्रणाली को खत्म करने के लिए, मतलब इसको ठीक करने के लिए, लैंड रिफॉर्म करने के लिए लाया गया था, ठीक ना। इसमें 284 के आसपास मैटर है। फिर 10वां अनुसूची, ये दल बदल है। जैसे जब देखा गया कि बाद में जब सरकार चल रही थी तो कुछ लोग क्या कर रहे थे इस पार्टी से, मतलब कि मान लीजिए कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो जीत रहे हैं कांग्रेस पे चले जा रहे हैं, बीजेपी पे जीत रहे हैं, बीजेपी से चले जा रहे हैं किसी और पार्टी में। तो इस तरह से क्या हो रहा है, लोगों का जो जनाधार है उसका एक तरह से तौहीन हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि लोग आपको जिताए हैं कांग्रेस ले और आप चले गए बीजेपी में, तो वोट तो कांग्रेस के नाम पे मिला है ना। उसी तरह मान लीजिए कि आप बीजेपी से जीते हैं और चले गए किसी और पार्टी में, सपोज आम आदमी पार्टी में, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि लोगों का जो जनाधार है उसका तौहीन हो रहा है। तो इससे बचने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया है। इसमें क्या किया गया है कि आप पार्टी चेंज नहीं करेंगे, अगर चेंज करेंगे तो चेंज कर सकते हैं, आपको दोबारा इलेक्शन में आना पड़ेगा। आप जो विधायकी चाहे एमपी का जो आपका पद है वो चला जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन था, शुरू में जब लाया गया था तो उसमें 1/3 था। बोला गया था कि आप 1/3 लोग अगर पार्टी चेंज कर रहे हैं तो आपका नहीं जाएगा। फिर भी देखा गया कि 1/3 थर्ड तो आसान है, आसानी से लोग कर दे रहे हैं, ब्रिज कर दे रहे हैं। तो अब इसको बाद में क्या कर दिया गया, 2/3, यानी सॉरी 2/3 अगर आपके पास जनाधार रहेगा। मान लीजिए कोई पार्टी ऊपर से नेतृत्व गड़बड़ है और आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, पार्टी आपको अच्छा काम नहीं करने दे रही है, तो आप उस पार्टी में बने रहना भी आपका बेकार है। तो उस केस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन और लोगों के साथ में होना जरूरी है, तो 2/3 का इस्तेमाल है। शुरू में कितना था, तो 1/3 था। ये कब लाया गया था? 52वां संविधान जो संशोधन था वो उसके द्वारा लाया गया था, 1985 में लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था? 1985 में 52, जो 52nd संविधान संशोधन था उसके द्वारा लाया गया था। ये संसद और विधानसभा के सदस्यों पर लागू होती है, दोनों जगह लागू होती है, ठीक ना। शुरू में 1/3 था, अब बाद में 2/3 हो गया। 2/3 कब किया गया? 91 जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके द्वारा किया गया था, 2003 में किया गया था, ठीक ना। कि अगर आपको इधर से उधर जाना है, जैसे हाल फिलहाल में देखेंगे तो महाराष्ट्र में सरकार थी वो कांग्रेस और शिंदे गुट की, जो मतलब कि शिंदे की सरकार थी, शिंदे नहीं सॉरी, कांग्रेस थी एक, और एक शरद पवार की पार्टी थी, उनका भी कांग्रेस से रिलेटेड कुछ नाम है, और दूसरा थी शिवसेना जो थी। 3 पार्टी मिलकर सरकार बना रही थी। बीजेपी ने कहा कि शिवसेना को जो 2/3 से है उससे ज़्यादा का विधायक को अपने पाले में ले लिया, और शिंदे गुट जो थे ना उससे मिलके सरकार बना ली, बीजेपी और शिंदे गुट के जो शिवसेना था उस तरह से। तो अभी भी हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक ना। लेकिन लाया गया इसी के लिए कि ताकि ये ब्रेक ना हो, तो और इसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए है, ज़रूरत है। कि 11 जो शेड्यूल है यानी 11वां अनुसूची है, इसमें क्या है, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। यानी इसको लाया गया था 73 संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, काम कर रहा 1993 से, ठीक ना। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। इसमें क्या है कि जैसे सरकार के पहले 2 स्तरीय थी, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार, अब 3 स्तरीय बना दिए गए, 3 स्तरीय बना दिए गए। तो एक क्या हो गए, रूरल मतलब कि जो सबसे जो निचला पायदान पे हैं वहाँ पे भी सरकार मतलब होनी चाहिए, वहाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, उनकी भी बात माननी चाहिए, ठीक ना। यानी विलेज लेवल पर कर दिया गया है एक तरफ से पंचायती राज को। पंचायती राज का मतलब ही ये हुआ कि जैसे विलेज लेवल का जो मैटर है वो विलेज लेवल पे ही देखा जाएगा, ठीक ना। मतलब पंचायत लेवल पे उसको देख लेना है, सिस्टम वही है। पूरा ऑल इंडिया का मैटर आ रहा है तो यहाँ केंद्र सरकार, किसी स्टेट का मैटर आ रहा है तो वहाँ राज्य सरकार, किसी पंचायत लेवल पे या गांव लेवल मैटर आ रहा है तो वहाँ पे पंचायती राज काम करेगी, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि सेम यहाँ इधर कर दीजिए और यहाँ शहर लेवल पे आ रहा है तो उसको नगर पालिका देखेगी, वो एक 12वीं अनुसूची में है। तो विलेज लेवल पे चाहे पंचायत लेवल पे जो काम होती है पंचायती राज के अंदर देख लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए साफ सफाई हो गया, उधर खेती उती से, चाहे टैक्स वैक्स से रिलेटेड जो होता है, और कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू विलेज लेवल पर देख सकते हैं, ठीक है। ये कब आया था? 73 संविधान संशोधन के दौरान आया था 1992 में, वर्क कर रहा है 93 से, ठीक है। इसमें 29 मैटर है, कितने मैटर है? 29 मैटर है। फिर ये 12वां अनुसूची है, लास्ट अनुसूची है, इसमें 18 मैटर है, और उसी साल आया था, बस इसका 74वां संविधान संशोधन है। और ये 92 में आया था, ये भी 93 से काम कर रहा है, इसमें 18 मैटर है, ठीक है। कितना मैटर है? 18 है। ये नगर पालिका से रिलेटेड है, यानी शहरों में काम करे, पंचायती राज गाँव के लिए है, और शहरों के लिए नगर पालिका सिस्टम है। यहाँ भी वही सेम, एक भारत सरकार हो गई, मान लीजिए एक राज्य सरकार, और शहर है तो नगर पालिका वाला सिस्टम, ठीक है।
ये था हमारा अनुसूची से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक था, हालांकि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, खासकर पंचायती राज नगर पालिका ये सब चीज़। और 10वीं अनुसूची और 7वां अनुसूची ये हमेशा लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी